Hello students, welcome back in my YouTube channel. This is Mr. MS Bist. आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सी टेट इंग्लिश पेडागोजी के 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। So those students who are preparing for CTET exam, they need to see the video till the end. This video is going to very much important for you all aspirants, those who are preparing for CTET exam. Okay, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये टर्म आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टर्म इज मोर्फेम। मोर्फेम इसको हिंदी में रूपग्राम या शब्द का भाग भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इट? The smallest meaningful language unit. It cannot be divided into smaller meaningful units. यानी कि the smallest meaningful language unit, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसे फिर से और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसको मोर्फेम कहते हैं। ठीक है, सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज हियर इन योर स्क्रीन। दैट सी यूजुअल वन मोर्फेम एंड यूजुअली 3 मोर्फेम्स। देखो 1 2 3, इन दो वर्ड्स में यूजुअल में केवल 1 मोर्फेम है एंड अनयूजुअली में 1 2 3 मोर्फेम्स हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर। नाउ टर्म नंबर 2, दैट इज फोनेम। व्हाट इज फोनेम? सी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेम। हिंदी में इसको ध्वनिग्राम या स्वनिम भी कहा जाता है। ठीक है, सो सी गाइज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेम। एग्जाम्पल, HAT hat, it has 3 phonemes, HAT। ठीक है, इन द सेम वे PEN pen, it has also 3 phonemes, PEN। okay, phoneme here, you can understand that phonemes are the alphabets. Third, that is syntax. Syntax, what is it? Syntax को हिंदी में वाक्य रचना कहते हैं। ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कि ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इन ग्रामेटिकल ऑर्डर, सो इट इज कॉल्ड सिंटैक्स। जब किसी वाक्य को ग्रामेटिकली सही तरीके से लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। सपोज दैट एग्जांपल है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट। In this sentence, all the words are written in proper grammatical order. That's why this sentence is called proper grammatically ordered and syntax. Okay. Next term, that is register. Students, this term is going very important for you. Register. What is register? A variety of language spoken by a certain group of people belonging to one profession is called register. क्या कह रहे हैं? A variety of language spoken by a certain group of people belonging to one profession is called register. एक निश्चित लोगों का समूह जो एक ही प्रोफेशन से जुड़े हैं और अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, वो क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, वो बोलते तो अलग अलग भाषाएं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, बट दे बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दार्थ विज्ञान। The study of words and their meaning is known as semantics. The study of words, शब्दों का अध्ययन, and their meaning, और उनका अर्थ, शब्द और उनके अर्थों का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? सिमेंटिक्स कहा जाता है, शब्द विज्ञान कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म, दैट इज सिक्स्थ टर्म इज साउंड और फोनिम। देखो, साउंड और फोनिम्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में सार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, साउंड, इफ यू टॉक अबाउट द अल्फाबेट, सो इफ यू टॉक अबाउट अल्फाबेट, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। आप ये भी कह सकते हैं
There are 44 phonemes in English language. Out of them, 20 sounds are vowels and 24 sounds are consonant. ये क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं, और या ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड वॉवेल होते हैं या कितने साउंड कंसोनेंट होते हैं. सो क्लियरली आपको बताया जाता है कि 44 साउंड्स आर देयर. आउट ऑफ देम 20 साउंड्स आर वॉवेल्स एंड 24 साउंड्स आर कंसोनेंट. ओके गाइज, नेक्स्ट टर्म इज इटिमोलॉजी. इटिमोलॉजी को हिंदी में शब्द व्युत्पत्ति कहा जाता है. व्हाट इज इट? Science of knowing the origin of word is called etymology. What? Science of knowing the origin of words. यानी कि शब्द की उत्पत्ति को जानने वाला विज्ञान. जब हम किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं तो वह इटिमोलॉजी कहा जाता है. साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. शब्दों की उत्पत्ति को जानने का विज्ञान इटिमोलॉजी कहा जाता है. ठीक है. द टर्म नंबर 8, इट इज सी दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी एज यू वॉचिंग हियर, सी गाइस, मोर्फोलॉजी इसको हिंदी में शब्द संरचना या आकार विज्ञान भी कहा जाता है. द फॉर्म ऑफ वर्ड्स स्टडीड एज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी. कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट इज मोर्फोलॉजी. इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर्फोलॉजी क्या है. ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज, नाइन्थ टर्म इज होमोनिम. होमोनिम, सी होमोनिम, the words which have same spelling, same pronunciation, but meaning is different is called homonyms. The words which have same spellings, same pronunciation, but meaning is different is called homonym. ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग और उच्चारण एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो उसे होमोनिम्स कहते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है. सी, BAT बैट, इट मीन्स बल्ला. BAT बैट, इट मीन्स चमगादड़. ओके, इनका साउंड और स्पेलिंग दोनों क्या है? सेम सेम है, बट इनके मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. अकॉर्डिंग टू सीटेड एग्जाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बारी पूछा गया है. होमोनिम्स क्या हैं, या ये भी पूछा जा सकता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से होमोनिम कौन से हैं, या होमोनिम की डेफिनेशन दे देगा. कुछ भी पूछा जा सकता है होमोनिम से. सो इसको अच्छे से आपको समझने के लिए एक बार फिर से देखिए. द वर्ड्स व्हिच हैव सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट मीनिंग इज डिफरेंट इज कॉल्ड होमोनिम. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड दैट इज होमोग्राफ. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स गाइस. सो सी व्हाट इज दिस टर्म. दिस इज द 10th टर्म. 10th टर्म है आपके सामने, होमोग्राफ. Homograph, the words which have same spelling but different pronunciation and meaning is called homograph. The words which have same spelling but different pronunciation and meaning is called homograph. ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है और उनका साउंड और उनकी मीनिंग अलग अलग होती है, इन शब्दों को होमोग्राफ कहा जाता है. इनका साउंड भी थोड़ा सा डिफर होता है. ठीक है. सो एग्जांपल आपके सामने है. सी व्हाट इज द एग्जांपल. DOV, dove. Dove. Dove is a white bird. A white bird is called dove. Dove. He dove into pond. Okay. So dove is here. The dove is second form of the verb dive. Okay. So he dove into pond, and dove, it is a white bird, right? So next 11th term is in front of you, homophones. Homophones. Guys, see what are homophones. The words which have different meaning, different spelling,
but pronunciation is same is called homophones. In other words, you can to see the words having same pronunciation with different spelling and meaning are called homophones. ऐसे शब्द जिनकी the word which have same pronunciation, एक जैसा उच्चारण हो और उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग अलग हो, तो उसको क्या कहा जाता है? होमोफोन्स कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग जिनका साउंड हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, एक जैसा साउंड एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, और उनकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको कहा जाता है होमोफोन्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट इसका मीनिंग होता है सिवाय या के अतिरिक्त। रीजन, एरिया या क्षेत्र, कोई पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र। रीजन होते हैं कॉजेज, कारण। ओके, देखो इन दोनों वर्ड्स की सेम साउंड है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, रीजन रीजन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बट इनका मीनिंग और इनकी स्पेलिंग दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। ओके, so according to exam this question is also very much important, so guys, okay, so be sure. Term number 12, that is paronym. Paronyms क्या होते हैं? See what are the paronyms. The words which are pronounced or written in similar way but having different lexical meaning are called paronyms. ऐसे शब्द जो लगभग एक तरीके से लिखे जाते हैं और उच्चारित भी एक ही तरीके से लगभग किए जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है अलग होता है, लेक्सिकल मीनिंग अलग होता है, डिफरेंट लेक्सिकल मीनिंग्स होते हैं, उनको पैरोनिम्स कहा जाता है। अब देखें एग्जाम्पल आपके सामने है। अल्टरनेटली, अल्टरनेटली बारी बारी से, अल्टरनेटिवली विकल्प, ऑप्शंस की बात यहां पर होती है। अल्टरनेटिवली विकल्प, अल्टरनेटली बारी बारी से, ठीक है। इन द सेम वे वन मोर एग्जाम्पल, अफेक्ट, अफेक्ट प्रभाव डालना, इफेक्ट असर या परिणाम, ठीक है। इनका साउंड एक जैसा तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। अफेक्ट प्रभाव डालना, इफेक्ट असर या परिणाम, या इसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस 12 important terms we have completed. Now let's go forward. Term number 13 is English language. Students, we know English language very well. What is the language and what is English language? हम अच्छे से जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और हिंदी लैंग्वेज क्या है। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीटेट में लैंग्वेज से रिलेटेड हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, या फिर सेकंड लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में कैसे करके क्वेश्चन को पूछा गया है। सो आपके सामने आई जस्ट वांट टू टेल यू, सी अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज, अब आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ग्लोबल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। सो आपका आंसर होना चाहिए ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। इन इंडिया इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज, दिस वी नो। फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी एंड सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, ओके। एंड थर्ड इन द वर्ल्ड, इफ यू टॉक अबाउट एंटायर वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व की बात करें तो इन दैट सेंस इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एक्विजिशन। ओके गाइज, सी व्हाट इज एक्विजिशन। 14th term is acquisition. Learning language naturally and without any systematic practice is called acquisition. When we learn a language without any systematic practice,
naturally we learn it, so it is called acquisition, अर्जन। ठीक है, जब हम किसी भाषा को बिना किसी प्रयास के या बिना किसी अभ्यास के स्वतः सीखते हैं तो उसको कहा जाता है एक्विजिशन। जैसे इन इंडिया हिंदी, हिंदी को हमने हिंदी बिना किसी प्रयास के या बिना किसी अभ्यास के सीखा है, नेचुरली सीखा है, तो वो क्या होगा, हिंदी हमारी एक्विजिशन की है, हमने हिंदी को एक्विजिशन किया है, अर्जन किया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज स्कैनिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, स्कैनिंग को हिंदी में स्कैनिंग बोलते हैं। रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कैनिंग। रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली in order to find specific information is called स्कैनिंग। स्कैनिंग भी एक तरीके की क्या है, रीडिंग है, लेकिन ये क्या है, एक फास्ट रीडिंग है और इसमें कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से एक्वायर किया जाता है, समझा जाता है और उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज CCE। गाइस सी इन योर स्क्रीन द नेक्स्ट 16th टर्म इज CCE। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी इसमें से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द CCE। CCE स्टैंड्स फॉर, ओके, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट 17th टर्म इज मेंटल ब्लॉक। इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंटल ब्लॉक क्या होता है। सी गाइस, कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट इज द मेंटल ब्लॉक। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश इज कॉल्ड मेंटल ब्लॉक। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि हमें जब इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उसका अभाव होता है, तो ये कहा जाता है मेंटल ब्लॉक। इंग्लिश को जब हम अवसर नहीं पाते हैं, इंग्लिश का अवसर बोलने का या इंग्लिश को समझने का अवसर नहीं मिलता है, उसका अभाव रहता है, वो कहा जाता है मेंटल ब्लॉक, राइट। सो 18th टर्म इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज 5E lesson plan. Guys, this is a new concept and this is a new term, 5E lesson plan. अभी तक आप सबने जो लेसन प्लान पढ़े होंगे, आपने किसी ने ये भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। 5E लेसन प्लान, तो कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है कि 5E लेसन प्लान का पहला ई का मीनिंग क्या है, या फिर लास्ट वाले ई का मीनिंग क्या है, फिर किसी भी ई का मीनिंग वो पूछा जा सकता है। तो गाइज ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। ई फॉर होता है एंगेज, ई फॉर एक्सप्लोर, ई फॉर एक्सप्लेन, ई फॉर एलेबोरेट, ई फॉर इवेल्युएशन, राइट, ओके। 19th term is lingua franca. Lingua franca, a common language used by speakers of different languages. लिंगुआ फ्रेंका को सार्वजनिक भाषा कहते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वालों के व्यक्तियों को द्वारा जब कोई एक भाषा बोली जाती है, वो लिंगुआ फ्रेंका के अंतर्गत आती है। सो लास्ट 20th टर्म इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। व्हाट इज वर्नाकुलर लैंग्वेज? इसको हिंदी में क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। The dialect oblique language, speech of common people or ordinary people of a particular area is called vernacular language, है ना। जब कोई सामान्य व्यक्तियों के द्वारा एक स्थान विशेष में एक प्रकार की भाषा बोली जाती है, एक ही उस क्षेत्र विशेष की भाषा होगी, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसको क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। सो लाइक दिस दीज 20 टर्म्स आर कंप्लीटेड। सो आई होप कि ये 20 टर्म्स आपको जरूर किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाएंगे और आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। और इन 20 टर्म्स से लगभग सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइड, सो इसको ध्यान से पढ़ें और आपके लिए जरूर ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोई दूसरे इंग्लिश पेडागोजी के टर्म के बारे में, या फिर जो भी कमेंट्स आप सबके आएंगे उसके रिगार्डिंग आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल दैट, थैंक यू।